नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जानकार सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री वहां पे 3 दिनों तक रहेंगे और उसके बाद फिर पटना वापस लौटेंगे। कोरोना के संक्रमण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पहला दौरा है और यूं कह लीजिए कि जब से केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चा हुई है, बिहार की सियासत जब गरमाई है, तो वैसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना कई खास महत्व रखता है। हालांकि जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने नीतीश की यात्रा को व्यक्तिगत यात्रा करार दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी आंखों का इलाज कराने यानी कि उसे चेक कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ललन सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसके लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया है और ललन सिंह का दावा है कि मुख्यमंत्री अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर दिल्ली गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा जदयू की उसमें भागीदारी होगी और संख्या बल के आधार पर जदयू अपनी हिस्सेदारी लेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आरसीपी सिंह जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ललन सिंह जदयू संसदीय दल के नेता हैं और जो मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल में ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा शामिल हो सकते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय समीकरण को देखते हुए ललन सिंह, आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा की भागीदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुनिश्चित करा सकते हैं। लेकिन जो चर्चा है उस चर्चा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की यह यात्रा बेहद निजी यात्रा बनाई जा गई है और मुख्यमंत्री के द्वारा यानी कि जो बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय से जो सूचनाएं दी जाती है उसके मुताबिक कहीं भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम दिल्ली जाने का उल्लेख नहीं किया गया है और दिल्ली में मुख्यमंत्री किन किन लोगों से मिलेंगे इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा काफ़ी जोर से प्रचारित की जा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अनेक वरीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। जहां बिहार की राजनीति पर चर्चा होगी वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सांसद शामिल होंगे, जो सदस्य शामिल होंगे, उनकी सूची भी मुख्यमंत्री बीजेपी नेताओं और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच जो बयान आए हैं, मीडिया में जो खबरें आई हैं, उसमें कहीं न कहीं विरोधाभास देखा जा रहा है। एक तरफ आरसीपी सिंह आश्वस्त दिख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें जदयू की भागीदारी सुनिश्चित होनी है, तो दूसरी तरफ ललन सिंह इन खबरों को खारिज कर रहे हैं। हालांकि आखिर यह मामला क्या है यह तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद या यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के पटना वापस लौटने के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इन चर्चाओं ने विपक्ष को सत्ताधारी दल और खास करके नीतीश पर हमला करने का एक मौका दे दिया है। आरजेडी के जो सांसद हैं, आरजेडी के पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने ललन और आरसीपी के बयान पर तंज कसा और कहा कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना, आरसीपी और ललन के बीच जो संबंध हैं वो ठीक ठाक है ना। शिवानंद ने इशारा किया है कि नीतीश के दाएं और बाएं आरसीपी सिंह और ललन सिंह हैं और इन दोनों के बीच जो बयानों का विरोधाभास है, कहीं न कहीं कहा ऐसे संकेत हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि लोजपा में जो फूट हुई है और कोरोना संक्रमण का जो दौर थमा है, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव समाप्त हुआ है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की जो खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच नीतीश का दिल्ली जाना काफ़ी मायने रखता है। अब देखना यह है कि नीतीश के दिल्ली दौरे से बिहार की सियासत कितनी गर्म होती है और बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो राजनीतिक जानकार हैं उनके द्वारा जो कयास लगाए जा रहे हैं वह कितना खरा उतरता है। अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना। संविदा पर बहाल पुलिस चालक को हटाने जाने का निर्णय राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने लिया है। आज से 4 दिन पहले इस बाबत राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला के
एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, समादेष्टा को एक पत्र भेजा जिसमें यह कहा गया कि 1 महीने के अंदर सभी चालक जो कह सकते हैं कि पद पे हैं, सिपाही हैं, जो संविदा पे हैं, उनको हटाया जाए। निश्चित तौर पर उसके बाद सभी संविदा कर्मी जो चालक हैं उनमें हड़कंप मच गया और अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संविदा कर्मी चालकों ने आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई कि उनकी नियुक्ति सही है, पूरे रूल रेगुलेशन के उनको नियुक्त किया गया है, उनसे रिटर्न लिया गया, उनसे फिजिकल लिया गया, उनसे मेडिकल लिया गया और तब उनकी नियुक्ति की गई। तो फिर 1 महीने के नोटिस पर हटाए जाने का कार्यक्रम क्या है? उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है उप मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि हमारी नौकरी बचाइए, किसी भी हालत में हमारी सेवा ली जाए, हमें न निकाला जाए। इस कोरोना काल में हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एक मानवीय गुहार लगाइए। तो मुख्यालय से जो लेटर जारी किया गया है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि कंडिका 9 इकरारनामा में हम लोग इकरार किए थे, तो वो उस बात को हम मिथ्या साबित करते हैं, क्योंकि वो इकरारनामा जो था केवल हम लोग 11 महीने के लिए किए थे, ना कि 11 साल के लिए किए थे। आप लोग क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग ये है कि उस स्तरीय कमेटी का जो सिफारिश जो सरकार खुद माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त 2018 को जो ऐलान किए हैं कि हम उस पर सहमति दे चुके हैं, तो कम से कम हम लोगों के ऊपर उस अनुशंसाओं को लागू करें। उनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री ने रख लिया है और फिलहाल आगे देखना होगा क्या होता है। इनका कहना है कि जब हमारी नियुक्ति सही ढंग से हुई है, रूल रेगुलेशन के अनुसार हुई है, हर स्तर पर फिजिकल मेडिकल के साथ हम लोगों ने नियुक्ति प्रदान की गई है बिहार सरकार के द्वारा, तो फिर हमें हटाए जाने का निर्णय क्यों? जबकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि 1 महीने के अंदर सभी को हटा दिया जाएगा। सवाल सीधा है कि मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संविदा चालक सिपाही ने कहा है कि अगर इस पूरे मामले में सरकार ने अपनी ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया तो वह सड़क तक लड़ेंगे। संघर्ष होगा और न्यायालय का भी रास्ता देखेंगे। अब देखना होगा निश्चित तौर पर कोरोना के संक्रमण में के काल में किस तरीके से इनकी गुहार सरकार सुन पाती है, नहीं सुन पाती है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर उनकी मांग को नहीं माने गए तो इनका कहना है कि हमें जो भी कुछ कानूनी लीगल तौर पर जो कार्रवाई करनी होगी हम वो भी करेंगे और लोग गुहार भी लगाएंगे और सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। मरगुब आलम, कशिश न्यूज़, पटना। राज्य सरकार कोरोना वैक्सीनेशन की दिशा को गति देने के लिए संकल्पित है और कल से टीके के महाअभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। फिलहाल अभी हम जहां खड़े हैं ये बेतल मिशन चर्च एसोसिएशन है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं, तमाम बच्चे हैं और सभी अन्य सोसाइटी के लोग हैं जो कि यहाँ RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और कंप्लीट बॉडी चेकअप यहाँ पर चल रहा है बच्चों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये निःशुल्क है। आप बच्चों को देख सकते हैं, यहाँ हाइट चेक किया जा रहा है, हाइट चेक किया जा रहा है वहाँ पे और उनका वेट भी चेक किया जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर से फिजिशियन हैं, उनसे कंसल्ट किया जा रहा है कि जो जिनकी स्वास्थ्य में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो वो वहाँ जांच करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ इस जगह RT-PCR टेस्ट हो रहा है बच्चों का और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो कहीं नहीं कोरोना को लेकर जागरूकता जो है वो है और एक सराहनीय पहल है बेतल मिशन चर्च के द्वारा। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेतल मिशन चर्च एसोसिएशन है इसके द्वारा ये निःशुल्क आयोजित किया गया है और आने वाले समय में जो है वैक्सीनेशन का भी काम यहाँ पे नेक्स्ट वीक स्टार्ट किया जाएगा। ऐसे मिलाते हैं राजा सेवल से जो बेतल मिशन चर्च के ही हैं, किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? जी, आज जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मेडिकल शिविर लगाया गया है और जैसा आपने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे समाज के सभी वर्ग के भाई बहनों के लिए निःशुल्क खुला हुआ है। और आज के विशेष दिन में हम हर बच्चों का हम जानते हैं कि अभी केवल कोरोना ही नहीं लेकिन मौसम के बढ़ते परिवर्तन के कारण बहुत सी बीमारियां हमारे बच्चों पर, हमारे महिलाओं पर लगे हुए हैं और आज हम लोग यहाँ पर फुल स्क्रीनिंग करा रहे हैं उनका
पूरा हेल्थ चेकअप हो रहा है और उसके बाद डॉक्टर्स यहाँ पर है जो उनको चेकअप देंगे और उसके बाद उनके इलाज के रूप में जो कुछ भी मेडिसिन, जो कुछ भी खर्च उसके ऊपर आता है, हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने कैपेसिटी में उसको भी पूरा कर सके। निश्चित तौर पर बेहतर मिशन एसोसिएशन के द्वारा सराहनीय पल, जहां मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए जहां बच्चों में आने बीमारियां भी कोरोना के अलावा हो रही है, उसको लेकर भी पूरी तरह से तत्पर। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये फुल स्क्रीनिंग हो रही है, बच्चों की जाँच हो रही है। सर, किस तरह के का जाँच हो रहा है यहाँ पे अभी? देखिए, अभी जो है हम सब कोरोना के स्क्रीनिंग के लिए ये कैंप किए थे बेथल मिशन के द्वारा, और यहाँ के जो अधिकारीगण हैं काफ़ी कोऑपरेटिव है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर डॉक्टर साहब आप कुछ समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हॉस्पिटल से, सदर अस्पताल से स्क्रीनिंग टीम भी है जो कि जांच के लिए कोरोना का लेगी, और मैं जनरल चेकअप अपने तरफ से इन सब का कर रहा हूँ। किन्हीं को कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का मेडिकल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, तो मैं काउंसलिंग भी करने के लिए तैयार हूँ और इन सब का इलाज के लिए दवाई भी लिख रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कंप्लीट मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे। लंबी कतार है जो मरीजों की, या यूँ कह लें जो अन्य सोसाइटी के लोग हैं जो इंटरेस्टेड है कि कोरोना जांच में वो भाग ले, या उनको किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको लेकर किसी तरह की परेशानी है, तो यहाँ पूर्णतः निःशुल्क सारा जाँच किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर सराहनीय पल, कोरोना काल में इस तरह के शिविर को लगाना निश्चित तौर पर एक मैसेज देता है कहीं ना कहीं कि लोग कितने जागरूक हैं, और लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति यह दिखाती है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कोरोना से मुक्ति पाए, और आने वाले समय में 1-2 दिन में फिर वैक्सीनेशन का भी यहाँ पे किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सराहनीय पहल बेतल मिशन चर्च के द्वारा कही जाएगी। रितेश रंजन, कशिश न्यूज। बिहार के सबसे बड़े जेल आदर्श बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरा है। आपको सुनने में अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन बात सही है। और यह जो खतरा है निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति से नहीं है, यह खतरा है बेऊर जेल के बगल में बने हुए कई मकानों से। और इस पर अब गहन मंथन शुरू हो गया कि इस खतरे को कैसे कम किया जाए। खबरें आ रही हैं कि इस मामले में विभाग के तौर पर एक बड़ा प्रस्ताव तैयार हुआ। यह प्रस्ताव यह है कि बेऊर जेल के खतरा को देखते हुए बेऊर जेल के बगल में जो भी मकान बने हुए हैं उन सभी मकानों को तोड़ने की कार्रवाई होगी। अब किस तरीके से तोड़ने की कार्रवाई होगी, पूरे मकानों को गिराया जाएगा या उसके ऊपर के फ्लोर को तोड़ा जाएगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक प्रस्ताव नगर निगम को भेज दिया गया है। अभी कोई लेटर उनका ऑफिशियली हमको नहीं आया है। अभी तो पेपर में हमने आज न्यूज़ पढ़ा है, तो लेटर आएगा तो उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। आपको पता होगा कि बेऊर जेल में बड़े आतंकी घटना से संबंधित सभी संदिग्ध आतंकी, बड़े माओवादी के साथ साथ बिहार के कई बड़े कुख्यात अपराधी जिनके नामों से हड़कंप मचता है, लोग डरते हैं, वो बंद हैं। तो स्वाभाविक बात है अगर बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरा है तो कार्रवाई होगी, और सरकार ने कार्रवाई का मन बनाया है, विभाग ने कार्रवाई का मन बनाया है। इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव नगर निगम को गया है कि जो मकान है उन्हें चिन्हित किया जाए और उनको तोड़ा जाए। अब तोड़े जाने का जो डिस्कशन है वो बाद में होगा कि उनके फर्स्ट फ्लोर को तोड़ा जाएगा, सेकंड फ्लोर को तोड़ा जाएगा, किस तरीके से तोड़ा जाएगा ये, लेकिन मकान टूटेंगे ये बात कंफर्म है। सरकार के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है। अब सवाल देखिए सीधा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके की बात आ रही है, सुरक्षा को खतरा है और मकान तोड़े जाएंगे, तो नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव नहीं आया है। अगर प्रस्ताव आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। नगर आयुक्त ने हमसे बातचीत में यही कहा कि अभी तक प्रस्ताव आया नहीं है, प्रस्ताव आने के बाद ही विचार हो सकता है। फिलहाल निश्चित तौर पर यह पूरा मामला बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है, यह पूरा मामला बहुत ही गंभीर है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में किस तरह से सलटती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है, और बेऊर जेल की सुरक्षा को खतरे को भी कम करना है और लोगों की नाराजगी भी कम लेनी है। अब सवाल सीधा है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और किस तरीके से इस पूरे प्रस्ताव पर नगर निगम गौर करेगी। मर्गोबालम, कशिश न्यूज, पटना। सब जलाने को लेकर
जमकर हुई रोरेबाजी फायरिंग। ये मामला फतुआ के नदी थाना स्थित जेठली इलाके का। हम अभी जेठली गांव में ही नदी किनारे खड़े हैं और यहीं पर बीती रात लगभग 6 से 7 घंटे तक भूमाफिया और ग्रामीणों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों के बीच रोरेबाजी होती रही, फायरिंग होती रही। इसको लेकर पुलिस 6 थाने की पुलिस भी पहुंची, लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे थे। दरअसल कल एक 20 वर्षीय युवक की जेठली गांव में ही मौत हो गई थी। मौत के बाद ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से जो एक घाट पर, जो ग्रामीणों का कहना है कि जेठली गांव के लोगों का अलग श्मशान घाट है और इसी घाट पर सभी लोग लाश जलाते आ रहे हैं। लेकिन विगत 1-2 वर्षों से जानकारी मिली है कि जो घाट है उसके आगे की ज़मीन किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। उनका कहना है कि ये मेरी खरीदगी ज़मीन है और इसको लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। लेकिन जो अभी गंगा का जल स्तर बढ़ने से लाश जलाना नदी किनारे लाश जलाने में असंभव हो रहा था और जिसके कारण ऊपर में ही लाश जला गया। उसको लेकर जो जमीन मालिक थे जिनका कहना था कि ये मेरी ज़मीन है, वो उन्होंने फायरिंग की, रोरेबाजी की और हजारों की संख्या में ग्रामीण और भूमाफियों के बीच जमकर बवाल हुआ। विवाद पहले भी हुआ था, उस समय भी प्रशासन के सभी लोगों के निगाह में दिया गया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण उसका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। बताइए, हिंदू धर्म में श्मशान घाट पर लाश नहीं जलने देना, इससे भी अति निंदनीय कोई काम है। जिनका रैयत हैं उनके ज़मीन पे विवाद हुआ है। राम बाबू राय और श्याम बाबू राय सब हैं, 4 भाई हैं। इनके बीच में इनका रहा है पूर्व से। राम बाबू चारों भाइयों का था, इसमें से एक पक्ष राम बाबू जी से हम लोगों ने खरीदा है। पहले तो पूरा हम लोग मतलब पूरा गाँव की पुष्टि हुई है और रोड़ेबाजी भी हुई है। इस क्रम में हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हालांकि इस मौके पर अभी एसडीओ मुकेश रंजन, डीसीएलआर सभी लोग पहुंचे हैं और दोनों की कागज देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब ग्रामीणों का जो साफ तौर पर कहना है कि सब जलाने की बात है। ये हमारे धर्म की बात है और हमारे हिंदू धर्म में हम सबको घर में नहीं रख सकते हैं और जहाँ जलता है वही जलेगा। इसको लेकर के हालांकि ग्रामीण ने सबसे बड़ी बात बताया कि जो ज़मीन पर भूमाफिया बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है, उसको 28 लाख में ग्रामीणों ने उस राम बाबू राय से ज़मीन की खरीदगी की है। तो जब ग्रामीण खुद चंदा करके ज़मीन को खरीदे थे, वो इनका कहना है कि रास्ता के लिए हमने ज़मीन श्मशान के आगे जो ज़मीन है उसको खरीदी की है। उसके बाद भी जो भूमाफिया लाल बाबू राय हैं वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसको ग्रामीण बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी 3 महीने बारिश का मौसम रहेगा और गंगा भी उफान पर रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 3 महीने में अगर किसी की मौत होती है तो क्या ये नज़ारा फिर कहीं ऐसा ना हो। पुलिस को प्रशासन को इसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा और इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि इस तरह की घटना फिर दोबारा ना हो। फतुआ से कथित फतुआ के लिए परमानंद सिंह। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। इसके बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। फिल्म अभिनेता सलमान खान अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं और उनकी इस दरियादिली से हम सभी लोग परिचित हैं। अक्सर वो लोगों की मदद करते नजर आते हैं और इस आपदा की घड़ी में एक बार फिर से उन्होंने अपना हाथ मदद करने को बढ़ाया है। दरअसल सलमान की संस्था बिंग ह्यूमन के द्वारा गोपालगंज में भी कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए करीब 10 लाख रुपए के मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की संस्था बाबा सिद्दीकी विचार मंच के जरिए यह मेडिकल किट गोपालगंज पहुंचाई गई है, जो गोपालगंज के एनजीओ शताक्षी सेवा संस्थान के द्वारा आम मरीजों की सेवा में लगाया जाएगा। बता दें आपको कि इस मेडिकल किट में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 यूपीएस ऑक्सीमीटर के अलावा कई पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर और कई अन्य महंगी और जरूरी मेडिकल किट उपलब्ध कराए गए हैं, जो इस आपदा की घड़ी में जरूरतमंदों को दिया जाएगा।
हालांकि कोरोना काल के दौरान शताक्षी सेवा संस्थान के द्वारा सैकड़ों मरीजों को फ्री एम्बुलेंस सेवा, मेडिकल सेवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन के द्वारा उन्हें यह किट उपलब्ध कराया गया है ताकि जरूरतमंदों की सेवा की जा सके। वहीं अब जो है 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भोरे में भेजे जाएंगे, जबकि 10 मशीन गोपालगंज में ही रहेगा, जिससे एक बार में 20 मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगा। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में विपदा की स्थिति बनी रही है और इतने ज्यादा लोगों की जान गई है और सलमान ने लोगों के मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, जिससे उनकी दरियादिली जो है साफ देखा जा सकता है। एक तरफ कोरोना और कोरोना के बाद जो सियासी रंग चढ़ने लगा है, वाकई इस पर समझने की जरूरत है। अभी हम झारखंड की आर्थिक राजधानी और लौह नगरी में हैं और जमशेदपुर की जनता क्या सोचती है राहुल गांधी की इस बयान पर, वो हम जानने निकले हैं। भले ही राहुल गांधी ने कह दिया कि कोरोना का दूसरा लहर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है और तीसरा लहर को लेकर केंद्र सरकार को पहले से सजग रहने की जरूरत है, तो इस बयान के बाद क्या वाकई जमशेदपुर की जनता क्या सोचती है और क्या राहुल गांधी जो बयान दिया था वो बयान कितना सार्थक है, ये हम जानने के लिए निकले हैं। कोरोना का जो दूसरा लहर आया पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद, तीसरा लहर के लिए सरकार को तीसरा लहर के लिए तो सही में सचेत रहना चाहिए, लेकिन अब वो क्या चुनाव ना गए, ये तो राजनीति से मेरा कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मतलब क्या बताया अब इसमें, हम सॉरी नहीं बता पाए। तीसरे लहर के लिए सचेत, हाँ ये तो रहना चाहिए, क्योंकि खासकर बच्चों लोग का ये है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ये हो जा रहा है कि एजुकेशन ये हो जा रहा है, ख़राब हो जा रहा है। अगर बच्चा पे डिपेंड करेगा तो एजुकेशन खराब होगा, तो एजुकेशन खराब होगा तो पूरा तरह से सब खत्म होगा। इसलिए कहा कि वाकई सचेत रहने की ज़रूरत है और लगातार हम कह भी रहे हैं कि आप सचेत रहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है। एक मिनट, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरा लहर पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है, क्योंकि चुनाव हुआ उसके बाद दूसरा लहर कोरोना का आया, लेकिन तीसरा लहर के लिए केंद्र सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए ताकि लोगों की जान नहीं जाए। आप क्या सोचते हैं? सही बात है, केंद्र सरकार को पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि जिस तरह से भीड़ भाड़ देख रहे हैं आप, ठीक है ना, इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और जो भी है आपका अपना दूरी बना के रखिए, अपना जो भी है सिस्टम आपका जो चल रहा है उसको पहले से चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का छूट देके। राहुल गांधी ने जो कहा एकदम सही है। हाँ, राहुल गांधी ने कहा है वो सही है। आप ये मान रहे हैं कि दूसरा लहर चुनाव के बाद आया है? हाँ, भीड़ भाड़ के कारण। हाँ, भीड़ भाड़ के कारण ही हुआ है। देखिए वाकई सही आपने कहा कि दूसरा लहर जो है वो चुनाव, आम लोगों का कहना है कि दूसरा लहर जब भारत में प्रवेश किया तो उसका मुख्य कारण क्या था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, चुनाव में गैदरिंग बहुत ज़्यादा हुआ और गैदरिंग के बाद जो है वो कोरोना अचानक एकदम पीक पे आया और लोगों की जान जाने लगी। दूसरा लहर में ऑक्सीजन की कमी और तीसरा लहर कितना खतरनाक होगा ये लोग सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि लोग सोचकर परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। और हम कुछ लोग हैं और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक दो लोग हैं जो इस बाज़ार में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाका है। एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दूसरा लहर बड़ी पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया, तीसरा लहर जो है वो उसमें सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। गलत नहीं, सही बोल रहे हैं। पहला वो तो पूरा बंगाल में अपना टाइम दिए, पूरा बंगाल में दिया, देखे फिर उसका हाँ सब तरफ से। और ये बोल रहे तो आदमी को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए, जब वो आ रहा है तो पहले ही अलर्ट हो, जनता का हित में भी बेहतर है, समझे हैं। मीडिया वाला भी निंदा नहीं करेगा, अगर जो है वो पहले अलर्ट हो जाएंगे तो अच्छा सही है, तब गलत नहीं बोल रहे। वो भी देश के हित में बोल रहे हो। ये मान रहे हैं कि दूसरा लहर जो है कि पश्चिम बंगाल में जो भीड़ भाड़ लगा उसी से बढ़े। हाँ, उसका वो कमेंट नहीं कर रहे थे, वो वहाँ भीड़ लग रहा नहीं है, और यहाँ अगर बाजार में भीड़ लग रहा है तो उसका कमेंट हो रहा है, गृह मंत्रालय का तरफ से भी हो रहा है, तब ये समझने वाला बात है। कहा कि वाकई पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद अचानक कोरोना जो है कि पीक पे आया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही कोरोना आया, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा और तीसरा लहर जो है उसकी तैयारी करना चाहिए केंद्र सरकार को, ताकि तीसरा लहर के लिए तो तैयारी करना चाहिए, हर आदमी को अपना सेफ्टी के लिए तैयारी करना चाहिए। विचार से कैसा तैयारी? ऐसा तैयारी मास्क पहन के चले बाजार में, मैंने बेवजह आदमी बाजार में निकले नहीं, भीड़ भड़का में जाए नहीं, बस यही एक ये
अपने बचाव के लिए तो सेफ्टी रहना ही पड़ेगा। ये आपने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना जरा बहुत जरूरी। अच्छा बाबू, एक चीज बताओ, राहुल गांधी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि दूसरा लहर जो भारत में आया वो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद आया है, लेकिन तीसरा लहर जो आने वाला है इसके लिए हमको केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई प्रिकॉशन क्या हो, वो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब उसके लिए तो मतलब आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, जो कि इतना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर हमें ज़रूरत है तो उस हिसाब से निकलने चाहिए घर से, या तो अदरवाइज ऐसे ही मतलब झूठ मूठ का मार्केट में या कहीं पे भी भीड़ लगाना ये सेफ नहीं है, और ये तो ज़्यादा खतरा हो सकता है बच्चों के लिए भी, और थर्ड वेव में जैसे पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है, तो अपने सेफ्टी अपने हाथों में, ना कि इलेक्शन के कारण। लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद कहीं न कहीं पूरे देश में भूचाल आ गया है, लेकिन जिस शख्स ने यानी युवराज ने जो बयान दिया है कि वाकई तीसरे लहर के लिए इस पर सबसे पहले केंद्र सरकार को तैयारी करने की ज़रूरत है, और क्या तैयारी है केंद्र सरकार को वो सार्वजनिक भी करना चाहिए ताकि तीसरे लहर से लोग बच सके। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद अचानक हालात बदला, और हालात ऐसा कि पूरा देश कोरोना के चपेट में आया, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और लोगों की जान चली गई। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, और जमशेदपुर की जनता निश्चित तौर पे राहुल गांधी के इस बयान पर अपना विचार रखती है और सीधे तौर पे कहती है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वाकई वो सही है। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। भारतीय जीवन बीमा के जिले भर के कार्यकर्ता 16 से लेकर 30 तक विश्राम पर हैं। इन लोगों की मांगे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम से कोरोना काल में जो अभिकर्ताओं की मौत हुई है उनके परिजनों को 1 करोड़ की राशि मुआवजा के रूप में दी जाए, और 1 लाख रुपए इन लोगों को कोरोना के समय में जो क्षति हुई है क्षतिपूर्ति इन लोगों को दिया जाए। बच्चों को 10,000 रुपये मासिक दिया जाए शिक्षा दीक्षा के लिए। इन 3 मांगों सहित कुल 15 सूत्री मांग है इन लोगों के, जिसको लेकर के 30 तारीख तक विश्राम आंदोलन लगातार जारी रहने की बात ये लोग बता रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि और इनकी क्या मांगे हैं और कब तक इन लोगों का मांग को लेकर के हड़ताल जारी रहेगा। बताइएगा क्या मांग है? मांग तो हम लोगों का मांग है, कोरोना काल में देश के अंदर में जो हजारों अभिकर्ता मृत्यु के काल में समा गए हैं, उनके अनाथ बच्चों को, आश्रित को अविलंब निगम के द्वारा 1 करोड़ रुपया सहायता दिया जाए। जो अभिकर्ता अभी काम कर रहे हैं कोरोना के इस विपरीत परिस्थिति में, उनको 1 लाख रुपया एडवांस दिया जाए, जो भविष्य में फिर हम अपने काम के, हम अपने कमीशन के आधार पर निगम को वापस करेंगे। हम मांग करते हैं कि निगम के द्वारा हमारे बच्चों के लिए जैसे LIC अपने स्टाफ के लिए दे रहा है, वैसे ही हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन लोन का प्रबंध किया जाए। भारतीय जीवन बीमा भारत सरकार की सबसे बड़ी संस्था है और बहुत बड़ी मुनाफा वाली संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे जुड़े हुए जो अभिकर्ता हैं इनके नींव हैं, और इन्हीं के माध्यम से अरबों खरबों रुपए भारतीय जीवन बीमा निगम कमा रही है। आज ये लोग अगर हड़ताल पर हैं तो निश्चित तौर पर अरबों रुपए का नुकसान देश भर में भारतीय जीवन बीमा कंपनी को उठाना पड़ रहा है, और ये नुकसान लगातार 30 तारीख तक जारी रहेगा। मधुबनी जिले के झंझारपुर, मधुबनी जिला मुख्यालय, जयनगर, फुलपरास, बेनीपट्टी, इन सभी जगहों में तकरीबन 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता लियाफी के अभियान पर हड़ताल में जुटे हुए हैं। LIC के प्रबंधक बताते हैं कि ये हड़ताल नहीं है, ये विश्राम है। विश्राम के नाम पर आंदोलन जारी है इन लोगों का, आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं, और इन लोगों में आक्रोश पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सरकार को और बीमा कंपनी को इन लोगों को समझा बुझा करके इन लोगों की जो मांगे हैं उनको जनहित में पूरा कर हड़ताल समाप्त करा लेना चाहिए। कुमार गौरव। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।